प्रस्तावना जो है किसी भी अधिनियम के आदर्शों का, उसकी आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में कहा गया। एक केस और अपन चर्चा करेंगे। इन री बेरुबारी यूनियन का वाद। इन री बेरुबारी यूनियन का वाद 1960। इस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी संविधान निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है। तो ये दो केस जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य और इंड्री बेरुबारी यूनियन का वाद 1960, इन दोनों वादों से अपने को प्रस्तावना का महत्व पता चल जाता है। गोलकनाथ के वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है किसी भी अधिनियम के जो मुख्य आदर्श है, उसकी जो आकांक्षाएं है, उसका उल्लेख करती है। और इंड्री बेरुबारी यूनियन के वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी संविधान निर्माता किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, इस बात का उल्लेख प्रस्तावना करती है। इसके बाद आगे हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो प्रस्तावना का यानी सबसे पहले इसमें जो शब्द यूज में ले गए, हम भारत के लोग, या यूं कह सकते हैं कि भारत की जनता। हम भारत के लोग या भारत की जनता जो है, ये संविधान का स्रोत है। यानी आपसे पूछा जाए कि संविधान का स्रोत कौन है, तो हम भारत की जनता या हम भारत के लोग, ये संविधान का स्रोत है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 का है, इसके द्वारा भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवाद और तीसरा अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जो है 1976 में जोड़े गए। यानी मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वां जो अमेंडमेंट है 1976 का, उसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसके अलावा संविधान के प्रवर्तन की तिथि क्या है। प्रवर्तन की तिथि क्या है। तो इसके लिए अपन 2 तारीखें अपने को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला 26 नवंबर 1949 1949 और एक है 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हो चुका था और पूरी तरह से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को जैसे विधि दिवस और वर्तमान में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे, जैसे कि क्योंकि उस समय देश का विभाजन हो रहा था और नागरिकता संबंधी तो जैसे नागरिकता कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, इस तरह के कुछ प्रोविजंस जो है वो उस दिन लागू हो गए थे। तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। इसके अलावा पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए जिनको समझना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है।
यदि हम देश की आज़ादी से पहले की बात करें तो अपने देश के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है, उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही हैं, चाहे मुगलों से ले लीजिए, अंग्रेजों से ले लीजिए। तो ऐसे में जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो वो ये चाह रहे थे कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो किसी के भी अधीन नहीं हो, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी भी व्यक्ति के किसी भी अन्य सत्ता के अधीन नहीं हो, यानी प्रभुत्व संपन्न, यानी जो किसी भी व्यक्ति किसी भी बाह्य या आंतरिक रूप से किसी के अधीन नहीं होगा, अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्रता है, चाहे विदेश नीतियों का मामले हो या अपने आंतरिक घरेलू मामले हो, उसमें भारत जो है हर तरह से स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो किसी के अधीन नहीं हो, क्योंकि देश की आज़ादी से पहले भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, और उस समय वो जो यातनाएं हम लोगों ने सही है, इसके कारण हम ये नहीं चाहते कि आगे भी इस तरह का कोई इस तरह का वातावरण या इस तरह की यातनाएं हमें सहने को मिले। इस कारण से हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी के अधीन नहीं हो, किसी की बात मानने के लिए अधीन नहीं हो, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसी प्रकार से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो किसी के अधीन नहीं हो, बाह्य रूप से चाहे आंतरिक रूप से। समाजवादी, यानी हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यानी चाहे समाज का जो एक केस अपन चर्चा करेंगे, यहाँ पर एक केस अपन चर्चा करेंगे, DS नकारा वर्सेस भारत संघ, DS नकारा वर्सेस भारत संघ। इसमें कहा गया था समाजवाद का मतलब है जो समाज का जो कर्मकार वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। इसके अलावा समाजवाद का ये भी अर्थ लगाया जाता है कि उत्पादन के जो मुख्य साधन है उस पर राज्य का या राष्ट्र का स्वामित्व होना चाहिए। और भारत में एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है, यानी हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस तरह की व्यवस्था की गई। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, कोई भी राजधर्म नहीं होगा, और सभी धर्मों के साथ, इसके अलावा सभी धर्म जो है, सभी धर्मों के साथ क्या किया जाएगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उनको समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, उनको समान संरक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक, यानी हम एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं जो लोकतंत्र हो, यानी जहाँ पर शासन जो है वो जनता का, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है, यानी जनता के द्वारा शासन किया जाएगा, जनता में से व्यक्ति चुने जाएंगे और उनके द्वारा जो सत्ता बनाई जाएगी उनके द्वारा जनता के लिए ही, यानी लोकतंत्र मतलब जहाँ जो सरकार के जो प्रतिनिधि है वो पब्लिक में से चुने जाते हैं और उनके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि अब जो है राजाओं का राज नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। गणराज्य, गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, किस तरह का राष्ट्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो, गणराज्य हो, यानी राजा का राज नहीं हो, बल्कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा उसे जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, और लोकतंत्रात्मक में जनता सीधे ही सत्ता का चुनाव करती है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया है, जैसे समता इसमें बताई गई है,
इसमें बहुत सारे न्याय की बात की गई है, इसमें बहुत सारे स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है एक संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हम बात करें इन री बेरुबारी यूनियन का बात, इन री बेरुबारी यूनियन का बात जो 1960 का है, इसमें कहा गया था संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसके बाद अपन एक केस देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। इंडी बेरुबारी यूनियन का बाद जो 1960 का, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। किंतु केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के बाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अन्य अधिनियमों में भले ही प्रस्तावना का इतना महत्व नहीं होता हो, किंतु संविधान में प्रस्तावना का बहुत महत्व है। इस तरह से प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना विषय पर चर्चा की है और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत पूरी संभावना बनी रहती है और पूरी कोशिश की है प्रस्तावना में से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको वो सारी बातों का उल्लेख करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है।